जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे खैरियत से होंगे। हम आज अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एज़ कंसर्न विद द कैफ 2। कैफ 2 के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर ये है कि हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, yani this course name as economics and finance. So it is consisted of on the major topics of economics and the relevant topic of economics with finance. It's ranked as named as CAF 2 as well because the second paper of your CAF level, and we are preparing it for the autumn 2020. हम इसको prepare कर रहे हैं autumn 2020 के लिए। मेरा नाम मुबशर वसीम है। I have done Masters in Economics with Banking and Finance background, and I have done my MBA with Marketing, and I have done specialization in Business Management and Information Technology in my MPhil programs. That is my qualification. Let's start with the work. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli। देखिए, सबसे पहली बात को हम आगाज़ यहाँ से करते हैं कि आज के इस सेशन में हम जो है क्या क्या बातें करेंगे आपके साथ। आप जो भी बात समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जहाँ पे मुझे आपकी राय चाहिए होगी, आई विल पुट अप सम आस्क यू टू एंटर सम कमेंट्स इन द टेक्स्ट बॉक्स, एंड वेयर एवर यू वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन यू कैन आल्सो पुट द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बॉक्स। आप भी टेक्स्ट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोनों चीज़ें जो है वो आपको हम अलाउ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने काम को कि जनाब आज के सेशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या कहाँ तक जा सकते हैं। आज के सेशन में हमारी कोशिश ये होगी कि हम नेचर ऑफ कोर्स जो है वो आपको क्लियर करें कि इस कोर्स का नेचर क्या है। पेपर एंड एग्ज़ामिनर का एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर आपके सामने रखें, क्योंकि इसकी बुनियाद पे ही आप पेपर को क्वालिफाई करेंगे। आप एग्ज़ामिनेशन फोकस कैसे हो सकते हैं ये आपको बताएंगे, लेक्चर प्लान पे बात करेंगे और मटेरियल के हवाले से बात करेंगे। यहाँ आने तक हमारा 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बातें हम कल कुछ स्टूडेंट नए शामिल करेंगे और उनके साथ एक बार रिव्यू करते हुए इन बातों को रिपीट कर देंगे और फिर हम कल इंट्रोडक्शन तफसील से करेंगे आपके साथ। लेकिन बहरहाल आज डायरेक्शन आपकी सेट कर देंगे ताकि आपको ये पता चल जाए हमने आगे करना क्या। तो चलिए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये शुरू करते हैं कि जो मेजर स्टूडेंट्स हैं, जितना भी हमारा एरिया है काम करने का, हमारी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अकाउंटिंग बेस्ड हो, ज़्यादा चीज़ें अकाउंटिंग बेस्ड हो, फाइनेंस बेस्ड हो, ज़्यादा चीज़ें अकाउंटिंग और फाइनेंस बेस्ड हो, हमारी ख्वाहिश ये होती है। अच्छा, चूँकि हमारी ख्वाहिश यही है, हम बुनियादी तौर पे सोचते ही ऐसे हैं कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैकग्राउंड है हमारा और ज़्यादातर चीज़ें हमें अकाउंटिंग से ही आए, वही हम ज़्यादातर जो है वो एड्रेस करें। लेकिन मसला ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं या आगे चल के आने वाले कोर्सेज़ हैं जो कुछ कॉन्सेप्ट समझे बगैर नहीं चल सकते। मिसाल के तौर पे आगे चल के हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का अकाउंट कोर्स है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का, उसके अंदर मार्जिनल एब्जॉर्शन वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके अलावा आपका आगे चल के बिज़नेस एनालिसिस का कोर्स है ई और एफ़ मॉड्यूल में। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आपको ई और एफ़ मॉड्यूल पढ़ाना शुरू कर दूंगा, लेकिन उसकी बेस बनानी बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि आगे चल के बिज़नेस स्ट्रेटजी बनानी है, बिज़नेस की हिकमत अमली है, बिज़नेस पॉलिसी पे बात करनी। ये सारी चीज़ों पे बात हम सिर्फ एक ही सूरत में कर सकते हैं अगर हम इकनॉमिक्स को इस कॉन्सेप्ट में पढ़ें कि इसका मकसद खाली इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं है, इसका मकसद है बिज़नेस पॉलिसी बनाना, बिज़नेस स्ट्रेटजी बनाना। और हमसे साइड बाय साइड एग्ज़ामिनर जो है वो सवालात करेगा जो कि होंगे कि यहाँ आप सजेशन दें, यहाँ पे आप हमें स्ट्रेटजी बताएं, यहाँ पे आप हमें बिज़नेस मैनेज कैसे करेंगे आप, और यहाँ पे आप हमें जो है बिज़नेस इन्वायरमेंट या कंपटीशन के बारे में बताएं कि किस तरह का कंपटीशन। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि हमारे इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट रहे हैं आई कैप के भी और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस ने भी जो किए हैं, तो इस कोर्स के हवाले से ये सोचा गया कि शायद ये इकोनॉमिस्ट का काम है, तो जो खाली इकोनॉमिस्ट हैं उनका काम नहीं है।
उसकी वजह ये है कि इसकी बुनियाद बनानी है हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट की, ई और एफ मॉड्यूल की, बिज़नेस स्ट्रेटजी और इसी तरह बिज़नेस पॉलिसी के रिलेटेड कोर्सेज़ की, जहाँ पे आके आपने एज अ मैनेजर ज्वाइन करना है कंपनी को, फिर आगे चल के उसकी स्ट्रेटजी बनानी है। तो सिर्फ इकनॉमिक्स पढ़ने से तो नहीं आएगी, इकनॉमिक्स की एप्लीकेशन सीखनी पड़ेगी कि किस तरह से हम इसके टूल्स एंड टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए बिज़नेस के डिसीजंस लेते हैं, बिज़नेस के मुतालिक फ़ैसले करते हैं। देर फॉर आज ये बात रियलाइज़ की जाती है कि इस कोर्स को पढ़ाने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसमें एक इल्तज़ाज होना चाहिए, इकनॉमिक्स भी आनी चाहिए, फाइनेंस भी आना चाहिए, बिज़नेस मैनेजमेंट भी आनी चाहिए और इसके साथ साथ जो है मार्केटिंग का भी आइडिया होना चाहिए, ताकि टीचर जो है वो प्रॉपर बिज़नेस इकनॉमिक्स पढ़ा सके जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस को रिलेट करके इकनॉमिक्स पढ़ा सके जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिज़ल्ट दूसरों से बेहतर भी है और मेरा स्टूडेंट दूसरों से ज़्यादा सेटिस्फाइड भी है। उसकी वजह यही है कि हम इनको इन एरियाज़ के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं जो कि हमारा एग्ज़ामिनर चाहता है। और यही वजह है कि हर जगह हम एक एक दो दो मार्क्स, इवन 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन में एक एक दो दो मार्क्स दूसरों से ज़्यादा ले जाते हैं, चूँकि हम उसको प्रॉपर अप्लाई करके दिखाते हैं। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये कोर्स नहीं पढ़ते तो बात यह है क्वालिफाई की एक तो हम तब ही करेंगे जब हम इन कोर्सेज़ को पढ़ेंगे। स्टूडेंट यकीनन रिपोर्टिंग के कोर्सेज़ को, फाइनेंस के कोर्सेज़ को, अकाउंटिंग के कोर्सेज़ को ज़्यादा वेटेज दे देता है और उसकी एक शक्ल भी नज़र आती है। जैसे मैंने आपके सामने एक रिज़ल्ट रखता हूँ, रिज़ल्ट मैंने लिए हैं रैंडमली, ऑटम 17 का ले लिया, स्प्रिंग 18 का ले लिया है, फिर ये 20 ऑटम का ये जो लास्ट रिज़ल्ट आया है, बल्कि 21 स्प्रिंग ये मैंने ले लिया है। तो मैं जब इन रिज़ल्ट्स को देखता हूँ तो मैं इनके अंदर एक ख़ास चीज़ देखता हूँ। क्या? जो मैं चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो आपके सामने मैंने रखी है, और वो क्या है कि कैफ 1 का रिज़ल्ट जो है वो हमसे ज़्यादा आ रहा है हर अटैम्प्ट। इस अटैम्प्ट में देखिए 35-33 हमारा कम है, 47-24 हाफ एंड हाफ का डिफरेंस, इसी तरह 29 एंड 48। और फिर देखिए जो लास्ट अटैम्प्ट है आपकी स्प्रिंग 21 आपकी ऑटम 20, उसमें भी अगर आप देखते हैं तो क्या है, दैट इज़ 33-49 उसमें भी फ़र्क है। तो ये अटैम्प्ट मैं क्लियर कर दूं, दिस इज़ ऑटम 20, उसमें भी फ़र्क है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिज़ल्ट उनकी निस्बत कम आ रहा है, और इसकी यही वजह है कि स्टूडेंट समझता है इनिशियल स्टेज तक उसे यही पता होता है कि ये कोर्स स्पोर्ट के लिए होते हैं, इकोनॉमिक्स एंड लॉ, और ज़्यादा जो कोर्स पढ़ने होते हैं वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ने होते हैं, और वो उन पे मेजर फोकस करके बैठ जाता है, कहता है अगर ये आ गया तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी सड़क अच्छी नहीं बन सकती। लिहाजा फाउंडेशन कोर्सेज़ को बिल्कुल रिलैक्स नहीं करता आई कैप कहता है अगर तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह सीखने पड़ेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम तुम्हें आगे जाने देंगे, वरना हमें तुम्हें मज़ीद आगे जाने ही नहीं देंगे। लिहाजा आपको इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। तो आज ही क्लियर कर दिया है मैंने, ये नहीं कि मैं आपको सब्ज़ बाग दिखाऊं और फिर बाद में आप प्रॉब्लम में आए, तो मैंने आज ही क्लियर कर दी। अब सवाल ये है करें क्या। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट इसको बहुत स्मार्टली पास कर लेते हैं और बहुत थोड़ी एफर्ट से पास कर लेते हैं। वो कैसे? देखिए स्टूडेंट सिंपली क्या करते हैं कि करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, 1 आवर की क्लास है, क्लास कभी ना छोड़े, रेगुलर क्लास में आए, चाहे ये ऑनलाइन है या फिज़िकल है। और ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई मेरा ज़ाती 10 साल का तजुर्बा। उसकी वजह इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में इन्वॉल्व रहा, फिर कुछ ACC के हवाले से कुछ कोर्सेज मुझे ऐसे मिले जिसमें हम ऑनलाइन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील करने लगे, जिसमें अफ़गानिस्तान के उर्दू मीडियम स्टूडेंट थे, मॉरिशस में बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह से दुबई में है, सऊदीया में, तो हम उनको भी डील करते हैं। तो लिहाजा वो हमें एक ऑनलाइन पढ़ाने का एक तजर्बा भी है और मुशाहिदा भी है, इसलिए हमें ऑनलाइन पढ़ाने में कोई ऐसा बड़ा मुज़ायका नहीं होता। इज़ अ यूजुअल रूटीन फॉर अस। अच्छा, लेकिन एनीवे एक तो बात यह है कि आप रेगुलर क्लास में आएंगे,
दूसरी बात यह है कि आप स्मार्ट वर्क करेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे 1 आवर पढ़ेंगे। इस 1 आवर की स्टडी में आपने स्टडी भी करना है, और जो स्टडी करना है हमेशा उसको राइट डाउन करके देखना है कि आप लिख सकते हैं कि नहीं। आपको जहन में होना चाहिए कि आपने लास्ट एफएससी में राइटिंग के पेपर दिए हैं अपने इंटरमीडिएट में, उसके बाद से लेकर अभी तक आपने कोई पेपर रिटर्न नहीं दिया। एएफसी का सारा लेवल एमसीक्यूज बेस था, तो वो आपने एमसीक्यूज बेस किया है, तो लिहाजा तब से लेके अब तक आपने कोई इस तरह का पेपर नहीं किया। लिहाजा जहन में ये होना चाहिए कि अब आपको राइटिंग प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने 1 आवर में स्टडी भी करना है और लिखना भी है। ठीक है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? यू आर लिसनिंग माई साउंड? ठीक, बिल्कुल क्लियर आ रही है? ठीक है, तो मोहम्मद अरशद प्लीज़ बेटे आप अपना जो है वो ठीक कीजिए, और बाकी बच्चे अपना माइक ऑफ कर दें, जब ज़रूरत होगी फिर ऑन कर सकेंगे हम, तो फिर इस तरह आवाज़ सबको क्लियर जाएगी। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक बात हो गई कि हमने रेगुलर क्लासेस पढ़नी है, 1 आवर काम करना है और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी। राइटिंग के लिए 10-15 मिनट फालतू भी लगाने पड़े तो लगा दें। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा काम हमने ये करना है कि हफ्ते में कम से कम हमने 2 टेस्ट रखने हैं, और वो टेस्ट लाजमी पेयर करने हैं ताकि पेपर का प्रेशर आप फेस करें, और वो प्रेशर फेस करने से आपकी पेपर प्रैक्टिस हो जाएगी। आज सारे बच्चे कहेंगे यस सर करेंगे, लेकिन याद रहे कि ये रिज़ल्ट कम क्यों आता है। ये कम इसीलिए तो आता है कि पेपर या के लिए प्रैक्टिस नहीं करते, टेस्ट में रेगुलर नहीं आते। तो जहन में रहना चाहिए कि अगर आप टेस्ट में रेगुलर नहीं आएंगे तो फिर क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता कोर्स में इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। जब डिलीवर नहीं कर पाते फिर जाहिर बात है फेलियर नज़र आना शुरू हो जाती है। करना क्या है, कोर्स को पढ़ना है, और 1 आवर का काम है टोटल, और 2 टेस्ट देने हैं, और आप पेपर क्लियर कर जाएंगे, और आप एक ऐसी क्वालिफिकेशन ले जाएंगे जो कि दुनिया में एक डिस्टिंक्शन रखती है, और इसके बदले में आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है। ठीक है, और अच्छी कंपनसेशन मिलती है, तो इसको अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बात आ गई कि जनाब इसके जो चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं, कोर्स कैसा है। अगर आप कोर्स की तरफ देखेंगे तो इसका जो कोर्स है वो 15 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। ये 15 चैप्टर में से पहला चैप्टर फाउंडेशन का है। ठीक है जी, उसके बाद अगले 2 से लेके 5 तक जो चैप्टर हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। ठीक है जी, और उसके आगे चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और चैप्टर 12 से लेके चैप्टर 15 तक जो लॉजिकल डिवीजन है उसकी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फाइनेंस है। इस तरह मैं ये तो मानता हूँ कि आज फर्स्ट डे है, आपको 15 चैप्टर के नाम तो याद नहीं होंगे, लेकिन आपको ये याद हो जाएगा कि इसके अंदर 3 शोबे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। ये तो आपको याद हो जाएगा। क्या हाल, तो 15 चैप्टर को ब्रेक किया गया है इन 3 शोबों में। अब रही बात ये कि इसमें करना क्या है, लेकिन इससे पहले कि मैं ये बात करूं कि मुझे करना क्या है, मैं आप सब बच्चों से कहूँगा कि एक सिंपल जी वर्ड होता है ना अंग्रेज़ी का, ये वाला जी, ये एंटर करना है। अगर यहाँ तक ये बात समझ आ गई है कि ये कोर्स का नाम कैफ 2 है, इसके अंदर हमें जो है वो 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इन 15 चैप्टर्स में 3 एरियाज़ हैं, माइक्रो, मैक्रो एंड फाइनेंस। तो जी लिख के एंटर कर दीजिए, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा आप मेरे साथ हैं, मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्लियर जी? अच्छा बच्चों, और अगर कोई मसला हो कहीं पे भी तो आप कमेंट्स में लिख के एक सवाल पुटअप कीजिएगा जहाँ भी आपको मसला हो। अब जहाँ तक सवाल है हमें करना क्या है, आप पूछेंगे अच्छा सर इसमें पढ़ना कैसे। सवाल तो एक अपनी जगह है कि पढ़ना कैसे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर सिर्फ 4 काम किए जाते हैं, ज़्यादातर यही 4 काम होते नहीं। किसी कॉन्सेप्ट को बताया कि वो क्या है, पहले पढ़ लिया फिर बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया। डिस्क्राइब करने के बाद एक डमी या एक एग्जाम्पलरी न्यूमेरिकल डाटा लेके एक स्केड्यूल बना दिया।
उस स्केजुअल से एक डायग्राम बना दिया। वो डायग्राम ऐसे ही जैसे आप पाई चार्ट बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, वैसे ही एक स्ट्रेटे से डायग्राम बना दिया और उस डायग्राम के की पॉइंट्स लिख दिए। डेट्स ऑल। इकोनॉमिक्स सिर्फ यही है, डिस्क्राइब किया, स्केजुअल बनाया, डायग्राम बनाई और डिस्क्राइब कर दिया, की पॉइंट लिख दिया। डिस्क्राइब किया, स्केजुअल बनाया, डायग्राम बनाया, की पॉइंट्स लिख दिए, डेट्स ऑल। लेकिन एग्जामिनर अक्सर हमारे साथ ट्रिक ये करता है कि स्केजुअल नहीं पूछता, सीधा डायग्राम पूछ लेता। कोई बात नहीं, हम डायग्राम डायरेक्ट भी बना सकते हैं और हमें डाटा कहाँ पड़ा होता है, हमारे ब्रेन में होता है। जब हम डाटा लिख सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं, तो हम वो खुद ही बना लेते हैं। उसके अलावा दो काम एडिटिव। चैप्टर में एमसीक्यूज भी आते हैं, तो एमसीक्यूज भी हमें क्रिएट पढ़ने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कैसे आते हैं, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल वर्क भी करना पड़ेगा। तकरीबन मिनिमम 3 मैक्सिमम 8 मार्क्स तक के, बल्कि 12 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। इसे कैलकुलेटर भी हमें इसके साथ रखना पड़ेगा। बगैर कैलकुलेटर के इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस क्लियर नहीं होगा, और अगर न्यूमेरिकल ना हो तो फिर फाइनेंस कैसा होगा। फाइनेंस तो वही है ना जो न्यूमेरिकल से होता है, तो लिहाजा न्यूमेरिकल के लिए हमें कैलकुलेटर भी रखना पड़ेगा। ये है हमारा जो काम जो हमें करना है। तो बच्चों यहाँ तक बात हो गई कि हमें करना क्या है, कोर्स क्या है, पढ़ना क्या है। अब एक बड़ा अहम सवाल जो पहले ही हमेशा लेक्चर में बच्चे पूछते हैं, और वो है सर इसका पेपर कैसा होता है। तो पेपर इसका बड़ा सिंपल, चंद एक बातें हैं और वो जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही होंगी। मिसाल के तौर पे पेपर एक A4 साइज़ का वाइट कलर का पेपर होगा, A4 साइज़ का वाइट पेपर होगा, उस पर ब्लैक इंक से प्रिंट होगा, ठीक है जी। 10 पॉइंट का फॉन्ट होगा, फॉन्ट का टाइप एरियल होगा। लो जनाब, सारी बातें तो बता दी, क्या ख्याल है जी, समझ आ गई बच्चों? क्लियर हो गया पेपर क्या है? क्यों बच्चों क्लियर है जी? तो जी टीचर ने पहली क्लास में पेपर की सारी बातें बता दी, कलर भी बता दिया, फॉन्ट भी बता दिया जनाब, जो है आपको उसका साइज इवन बता दिया। अच्छा, लेकिन आप कहेंगे नहीं सर इसका हमने क्या करना है, हमें तो ये बताएं कि इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, ताकि हम उसके मुताबिक तैयारी कर सकें। तो चलिए इस अंदाज से सोच लेते हैं। पेपर के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा पार्ट 1 है, वो भी 50 मार्क्स का है, और दूसरा हिस्सा भी 50 मार्क्स है। तो 50 + 50 = 100, 100 मार्क्स का पेपर है। पहला पार्ट जो है उसके अंदर 4 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, 2 से लेके 5 तक, और एक चैप्टर जो है वो टर्म्स का है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का है, फंडामेंटल्स। हम इन 5 चैप्टर पे पहले हिस्से का एक पार्ट मुश्तमिल है, पहले हिस्से का एक पार्ट, इसमें से 4 सवाल आएंगे। इन 4 सवालों के अमूमी तौर पे 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ये थ्योरेटिकल होगा और 35 मार्क्स का होगा। बाकी के 15 मार्क्स जो होंगे वो MCQs के होंगे, ठीक है। किसके होंगे? MCQs के होंगे। ये MCQs जो हैं, ये पूरे कोर्स में से आएंगे। कई ऐसे चैप्टर जहाँ से वो थ्योरेटिकल सवाल नहीं दे सका, वो MCQ डाल देगा, और कई ऐसे हैं जिनमें थ्योरेटिकल आया भी होगा फिर भी MCQs पूछ रहा होगा, तो ये कंप्लीट कोर्स में से होंगे।
इसका एक मकसद ये है कि हम कोई चैप्टर छोड़ें ना। और एक और बात भी जहन में रखनी है कि अगर हमने इन MCQs जो 15 MCQs हैं इसमें से कम 13 सही सॉल्व कर दिए तो हम 15 में से 13 मार्क्स ले लेंगे। उसके बाद 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल में से हमने पूरे 8 मार्क्स ले लिए तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 23 मार्क्स में से 21 अचीव कर ली। बाकी रिमेनिंग अभी 77 मार्क्स बचे हुए हैं। उन 77 में से अगर हम 29 मार्क्स और ले लेते हैं तो हम पेपर पास कर लेते हैं। 29 में से 77 जो परसेंटेज बनती है वो 50% नहीं बनती, वो सिर्फ और सिर्फ 38% बनती, जो 12% लो है रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब ये पास करने का आसान तरीका ये है कि MCQs में से नंबर जाने नहीं चाहिए, न्यूमेरिकल पूरे के पूरे सही सॉल्व होने चाहिए और वहाँ से भी नंबर जाने नहीं चाहिए तो हम पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। प्रोफेशनली क्या हुआ अगर वो स्मार्ट तरीका ना ढूंढ सके कि पेपर पास कैसे करना। तो यही तो बात है, हमारा तो फार्मूला ये है, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो होना है अभी होना है वरना नहीं होना। लिहाजा हमारा तरीकाकार ये, हम ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे हम आसानी से इसे क्वालिफाई कर सकें। और आसानी से क्वालिफाई करने का तरीकाकार मैंने बताया कि एक तो MCQs को लूज़ ना करो और दूसरा, अच्छा एक और चीज़ याद रखें, जो 2-2 नंबर के मार्क्स होते हैं मामूली तौर पे डिफ़ाइन कर दो व्हाट इज़, अच्छा इसके भी नंबर पूरे मिलते हैं, सही डिफ़ाइन कर दिया पूरे नंबर मिल जाएंगे। लिहाजा ये नंबर भी हमारे जाने नहीं चाहिए, ये नंबर भी हमें पूरे पूरे अचीव करने चाहिए। अब वापस आते हैं, तो हमने कहा कि जनाब पहले 5 चैप्टर में से 35 नंबर का थ्योरेटिकल सेक्शन आ गया और फिर पूरे कोर्स में से 15 MCQs लेके भी इसमें शामिल कर दिए, 50 मार्क्स पूरे हो गए। बाकी कितने रह गए? 50। तो रिमेनिंग पार्ट जो है पहले वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 11 तक और 12 से लेके 15 तक फाइनेंस का, इन 2 सेक्शन को मिलाया और इसमें से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिए। और पूरे CA में एक्सेप्शनली डिफरेंट बात आपको लगेगी, बाकी किसी जगह नहीं, सिर्फ इसमें है कि 7 क्वेश्चंस आएंगे और हमें इसमें से सिर्फ 5 सॉल्व करने होंगे, 5 आउट ऑफ 7। और हर सवाल के कितने नंबर? 10। तो 10 नंबर ले लिए हर एक में से, 50 मार्क्स ये हो गए। 50 + 50 इक्वल्स टू 100, यानी 50 में 50 ऐड कर लिए तो 100 मार्क्स पूरे आ गए हमारे। एंड वी डन इट, हमने काम को डन कर लिया। ठीक हो गई जी बात? वही डन इट, हमने काम कर लिया, 100 मार्क्स हमारे पूरे हो गए। और फिर भी 7 सवालों में से 2 सवाल हम एग्ज़ाम में छोड़ भी सकते हैं, पार्ट 2 में से, जो मैक्रो और फाइनेंस में से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा जी ये बताइए कि पहले जो 5 चैप्टर हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें से थ्योरेटिकल सेक्शन कितने मार्क्स का आएगा? शाबाश। तो फर्स्ट 5 चैप्टर 1 to 5 थ्योरेटिकल सेक्शन कितने का आएगा? प्लीज़ कमेंट्स इन द बॉक्स। जी शाबाश। अनीस, जैद, जी शाबाश। जी शाबाश। यू कैन राइट डाउन, आप लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स में कितने का आएगा। शाबाश जी। 35, अब्दुल सबूर बिल्कुल सही कह रहे हैं, 35 का आएगा। तो 35 मार्क्स का आएगा पहले 5 चैप्टर में से थ्योरेटिकल। अच्छा, पार्ट 1 में ही MCQs भी आएंगे। MCQs कितने मार्क्स से होंगे? शाबाश जी। जैद, अब्दुल सबूर, हिना, जवेरिया, जवाद, अहमद, मोहम्मद बिलाल, खलील, तलहा, राना, रेहान, सादिया बेटी, जी, उज़ैर,
कितने का आएगा शाबाश? 15 मार्क्स से आएंगे, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बताइए चैप्टर 6 से लेके 15 तक जो थ्योरेटिकल 7 क्वेश्चन आएंगे उसमें से कितने सॉल्व करने हैं आपने? शाबाश, कितने आएंगे, कितने सॉल्व करने हैं? 7 आएंगे एंड 5 सॉल्व करने हैं। तो 7 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 7, सॉरी 5 आउट ऑफ 7, कितने मार्क्स हो गए शाबाश? हाउ मच मार्क्स? और कितनी ऑप्शन मिली आपको, चॉइस कितनी मिली? तो 2 क्वेश्चन की चॉइस मिल गई हमें। गुड हो गया जी, बिल्कुल आपको समझ आ गया है, क्लियर समझ आ गया। अब चलते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना अहम है। अभी तक हमें ये समझ आई है कि इसके 15 चैप्टर्स हैं, बट वी हैव टू रियलाइज दैट कि विच चैप्टर इज ऑफ इम्पोर्टेंस, हाउ मच इम्पोर्टेंट इज। चलिए स्टार्ट करते हैं जनाब। हमारे जो चैप्टर्स हैं वो हैं 15। हमने इस तरह से किया है कि जो चैप्टर एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट है उसके सामने 3 स्टेरिक्स लगाए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनके सामने हमने 2 स्टेरिक लगाए हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उनके सामने हमने 1 स्टेरिक लगाया। हमने पहली दफ़ा जब कोर्स चेंज होके इस फॉर्मेट में आया था, उसके बाद दरमियान में भी एक ज़रा नॉमिनल सा चेंज आया है, वो है 2014। तब से लेके अब तक 2021 तक के जो अटेम्प्ट्स आए हैं, स्प्रिंग का जो रिसेंट अभी गुजरा है उसको भी शामिल करके हमने सबके चैप्टर्स में से स्कोर लिख दिए और उन स्कोर की एवरेज निकाल ली। जिन चैप्टर्स में से 12 या 12 से ज़्यादा मार्क्स का पेपर एड्रेस हुआ उसको हमने एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कह दिया। जैसे चैप्टर नंबर 5 में से 14 मार्क्स का पेपर एड्रेस हो रहा है, बहुत अहम चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 में से 12 मार्क्स, छोटा चैप्टर है, अल्लाह तक कि बहुत छोटा चैप्टर है उसकी निस्बत, 12 मार्क्स। इसके बाद मनी के चैप्टर में से 12.5 मार्क्स, ये भी बड़ा अहम चैप्टर है, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर 14 13.6 मार्क्स, ये भी बड़ा अहम चैप्टर है, तो हमने एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कहा। चैप्टर 12 को हमने ज़रा थोड़ा सा हैवी 12 मार्क्स लेकिन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट का, एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट नहीं कहा, क्योंकि देखिए पहले इसमें से 14, 24, 20 मार्क्स आ रहे थे, 16 आ रहे थे, लेकिन रीसेंट एग्ज़ामिनर के रवैये में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया है कि वो इस चैप्टर को पहले की निस्बत जो है वो कम स्कोर दे रहा है, जैसे 5, 6, 8, 10। तो इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी नीचे जा रही है, किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर की, लेकिन इतनी कम नहीं हो गई कि इसको कोई छोड़ दे, छोड़ नहीं सकता। 12 मार्क्स बड़े मार्क्स होते हैं अभी भी, लेकिन सवाल आ रहा है ज़रा कम मार्क्स का आ रहा है, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आ रहा। अच्छा, एक और फ़र्क नज़र आएगा, वो क्या? ये फ़र्क कुछ इस तरह का है कि अगर आप नोट करें कि पहले एग्ज़ामिनर थोड़ा स्मूथ जा रहा था मार्क्स के मामले में, अब किसी एक चैप्टर पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर देता है, 18, 20, फिर 18, अभी रिसेंट अटेम्प्ट में 14 चैप्टर से 20 मार्क्स आ गए, चैप्टर 7 से 18 मार्क्स आ गए, जो कि टोटल 3 कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है और कंजम्पशन है। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट हैं और 3 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाता है, लेकिन 18 मार्क्स का पेपर यहाँ से दे दिया, ठीक है। 20 मार्क्स का दे दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। उससे पिछली अटैम्प्ट में 20 मार्क्स का पेपर दे दिया नेशनल इनकम से, 18 मार्क्स का दे दिया मनी से। तो इसका जो रवैया है अगर उसको गौर करें तो ये थोड़ा कंसंट्रेट कर जाता है किसी एक चैप्टर में। ऐसे एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए, तमाम टॉपिक्स जो हैं उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और तमाम टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने चाहिए, किसी भी टॉपिक को छोड़ना
नहीं चाहिए। एक तो बात ये होगी। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर हम ये कहें कि दो चीज़ें, एक तो अगर हम ये कहें कि सिंपल इकोनॉमिक्स पढ़ के इकोनॉमिक्स लिख दें और पेपर पास हो जाए, नहीं। इस पेपर में बहुत सारी चीज़ें बिजनेस स्ट्रेटजी की भी शामिल हैं, जिसके अंदर रिकमेंडेशन करना, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बताना, हिकमत अमली बताना, एनालिसिस करना, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, ये सारी बातें इसमें शामिल हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि आपने टॉपिक बुक से पढ़ा और वो टॉपिक पेपर में आ गया और आप पेपर में लिख के आ गए और पेपर पास हो गया बड़े अच्छे नंबरों में, क्वालिफाई हो गया, मुश्किल बात है, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर की राय को समझना पड़ता है, वो जो सवाल पूछ रहा है उसको देखना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि क्या क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, वो क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन का नेचर समझे बगैर कभी भी सवाल को सॉल्व नहीं किया जाना चाहिए, वरना इसके दो नतीजे होंगे। एक नतीजा ये होगा कि आप पेपर पूरा सॉल्व नहीं करके आएंगे, और दूसरा नतीजा ये होगा कि आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको पहले दिन क्लियर कर देता हूँ। क्या बात है? बात इतनी सी है कि 3 तरह के सवालात की 3 कैटेगरी बना लीजिए। एक वो सवाल जो लो मार्क्स देते हैं लेकिन बड़े अहम है, क्योंकि मार्क्स इसमें लूज़ नहीं होता। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 आ सकते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 आ सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पूरे भी आ सकते हैं। तो ये अमूमी तौर पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और ये मैक्सिमम 3 तक जाता है। दूसरे हाई स्कोर मार्क्स होते हैं जो 6 से लेके 10 मार्क्स तक जा सकते हैं। तीसरे कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं जो 2 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक जा सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज, तीनों को अलग अलग देखना चाहिए आपको। जो सवालात छोटे मार्क्स के होते हैं, 2 से 3 मार्क्स या मैक्सिमम से 2 ही होते हैं अमूमी तौर पे, उनके अंदर जो वर्ब यूज करता है एग्जामिनर, व्हाट इज डिफाइन, लिस्ट, आइडेंटिफाई। व्हाट इज के अंदर हमें लिखना था व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई, सो यू हैव टू टेल अस इस एग्जैक्ट मीनिंग, इसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या बनता है। अगर आप ये लिख के नंबर मिल जाएंगे आपको। या डिफाइन, डिफाइन का मतलब होता है क्लियर लिखो, कॉन्साइज लिखो, टर्म को क्लियर करो, डिफाइन। व्हाट एंड डिफाइन एक ही सेंस में हमारा एग्जामिनर यूज कर रहा है। इसके अंदर क्या करना होता है, अगर मैं आपसे पूछूं, जितना मुशाहिदा आपका है चले अभी तक, कि अगर जो है वो आपको कहा जाए व्हाट इज या डिफाइन, आप कितनी लाइनें लिखेंगे किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, या टर्म को जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग बताने के लिए आपको कितनी लाइनें रिक्वायर्ड होंगी पेपर की, हाउ मैनी लाइन्स यू विल राइट। चलिए जी, शाबाश, कितनी लाइन्स लिखेंगे आप? 2 लाइन्स लिखेंगे। 3 लिख लीजिए, बहुत खुला खुला लिखते हैं तो 4 लाइनें लिख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर 2 तरीकाकार फॉलो किए जाते हैं, दोनों ठीक है अपनी जगह। एक तरीका ये होता है कि मुझे किसी एक्सपर्ट की डेफिनेशन याद है, इन्फ्लेशन पूछ लिया था या डिमांड पूछ ली थी, मुझे किसी एक्सपर्ट की डेफिनेशन याद थी, मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में डेफिनेशन लिख दी, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज आगे उसका नाम लिख दिया, डन, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हमारी स्टडीज़ में रट्टा पसंद नहीं किया जाता, यानी पैरेट स्टडी इज डिसलाइक्ड। देयरफॉर हम ये कहते हैं पैरेट स्टडी करने के बजाय आप सिंपल लाइंस को लिखो, डिस्क्राइब करो अपने अल्फाज में, कॉन्सेप्ट जो आता है उसको एलैबोरेट कर दो, एक्सप्रेस कर दो 2-3 लाइन में, दैट्स एनफ। यूनिक वर्ड यूज़ करो जो बुक से पढ़ें
उन्हीं टर्मिनोलॉजी में एक्सप्रेस करो, काफ़ी 2 नंबर के लिए। तीसरा, लिस्ट कर दो, लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ डिमांड, list the 4 factors of demand, list the 4 factors of supply, list the 4 factors of investment, list the 4 factors of saving function। 2 मार्क्स के लिए आएगा। इसका मतलब है बकायदा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 पॉइंट्स लिखे, टॉकिंग हेडिंग ही लिख दिए, हर एक के नंबर कितने, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मार्क्स पूरे। फिक्स नंबर हुए कि ना हुए। आइडेंटिफाई, बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज को चुन के लेके आना। आइडेंटिफाई द आउट ऑफ मैनी रीजन द रीजन ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो बहुत सारी रीजन है, लेकिन तुम इसमें से रीजन ऑफ पॉवर्टी लेके आओ, ढूंढ के लाओ, चूज करो। तो आइडेंटिफाई करके उस पॉइंट को एक्सप्रेस कर देने को कहा जाता है आमतौर पे 2 मार्क्स। तो ये बच्चों हो गया आपका क्या, दिस इज व्हाट वी कैन से द एग्जामिनर व्यू पॉइंट ऑन द शॉर्ट क्वेश्चंस। जी अगर क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया जी, ठीक है। अब चलते हैं और बात करते हैं उन सवालात के ऊपर जो सवालात तफसीली हैं, ज़रा ज़्यादा मार्क्स के हैं। उनके अंदर आम तौर पे हाई मार्क क्वेश्चंस हैं। हाई मार्क क्वेश्चन के लिए आम तौर पे स्टेट, ड्रॉ अ डायग्राम, स्टेट विद डायग्राम। खाली स्टेट हो तो छोटे नंबर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन जब स्टेट विद डायग्राम आ गया तो नंबर बढ़ जाएंगे। डिस्कस हो गया, ब्रीफली डिस्क्राइब या डिस्क्राइब ब्रीफली, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब सवाल ये है कि सबसे पहले स्टेट का मतलब होता है की पॉइंट्स को ब्रीफ करना, क्लियर करना, एक्सप्रेस करना। इसलिए अमूमी तौर पे नंबर ज़्यादा होते हैं इसके, 4, 5, 6 नंबर दे देता। लेकिन ड्रा डायग्राम का होता है मेक ए डायग्राम। जैसे आप हिस्टोग्राम बनाते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हो, एक्स एंड वाई एक्सिस बनाते हो, उसी तरह से डायग्राम बनाना है और उसके की पॉइंट्स लिख देने। नंबर मिल जाएंगे आपको, 6 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं। स्टेट विद डायग्राम, डायग्राम भी बनानी है और डायग्राम के साथ की पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करने हैं, दोनों को इकट्ठा करते हैं। अमूमी तौर पे ये 7 से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 7 या 7 से ज़्यादा का होता है। डिस्कस का मतलब होता है एग्जामिन करो, तज्जिया करो, एनालिसिस करो। इसका मतलब ये तफसील ज़्यादा देनी पड़ेगी और ज़्यादा तफसीलात देनी होगी और कंप्लीट डिटेल देनी होगी। हमारा एग्जामिनर अक्सर इसके साथ भी ब्रीफली की टर्म यूज़ कर देता। क्लियर हो गई बात। और डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, देखिए डिस्कस में तज्जिया होता है, जब 2 वैल्यूज़ को लेके मैं कंपेयर करूं, मैं 2 चीज़ों का आपस में कंट्रास्ट कंपैरिजन करूं, ये डिस्कस हो गया, ये एग्जामिन हो गया। लेकिन 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना, जोड़ना, ये होता है डिस्क्राइब करना। कनेक्शन क्या है, ये करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि जी अगर जीडीपी 2.3 से नीचे गया तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ये कनेक्शन हो गया ना अनएम्प्लॉयमेंट का जीडीपी से। अगर स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई तो इतने लोगों का नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान कनेक्ट हो गया ना स्टॉक एक्सचेंज से, तो ये होता है डिस्क्राइब करना। तो ये बच्चों हो गए आपके ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन, जिनके अंदर आपको 6 से 10 मार्क्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि न्यूमेरिकल भी आते हैं हमारे पेपर में, इसलिए जहन में होना चाहिए कि कैलकुलेटर साथ जाएगा पेपर में। अब वो एक अलग बात है, पेपर की जो ओवरऑल टेक्निक्स है उसके ऊपर पूरे
सेशन में 3-4 दफ़ा बात करेंगे, चूँकि बहुत सारी बातें हैं। इवन एटीट्यूड पेपर में कैसा होना चाहिए, सोच क्या लेके जानी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह, कैसे पूरा सॉल्व करना चाहिए, बहुत सारी बातें। अब जब आप आ जाते हैं टर्म्स में, तो टर्म्स में बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो है ना क्या करना है, कैलकुलेट की वर्ब यूज़ हुआ होगा, कंप्यूट का वर्ब यूज़ हुआ होगा। फ़र्क क्या है, पहले आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते थे, करके एमसीक्यूज में आंसर दे देते थे। अब आप ऐसा नहीं करेंगे, अब आप सारे स्टेप्स पेपर पे लिखेंगे और पूरा प्रोसेस लिखेंगे कि आपने कैसे इसे सॉल्व किया, आपने कौन सा फार्मूला लगाया, फार्मूला भी लिखेंगे आप, और फिर आखिर में जो पैरामीटर कैलकुलेट होके आएगा, यानी उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, उस वैल्यू को आप इंटरप्रेट करेंगे। यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी बिजनेस स्टडीज़ की। यहाँ पे आके इकोनॉमिस्ट अक्सर मार खा जाते कि जो वैल्यू आई है इसका बिजनेस एनालिसिस में क्या मतलब है, तो आप इसका मीनिंग भी एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, आपका इंप्रेशन नेगेटिव हो सकता है, लिहाजा ये ज़रूरी। ठीक हो गया बच्चों। अब मैं ये नहीं कहता कि ये सारी टर्म्स आपको अभी याद हो जाएं, अभी ये प्रेजेंटेशन भी आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। अभी सिर्फ इतना चाहिए है, अभी सिर्फ मुझे इतना चाहिए है कि आप बच्चे जो हैं ये जानते हो कि किस वर्ब बदलने से एक्सप्लेनेशन चेंज होगी, मार्क्स चेंज होंगे, लिखने का अंदाज चेंज होगा। ये जो आपने याद करना है इन वर्ब्स को और इनके राइटिंग स्टाइल को, ये आप अभी 1-2-3 हफ्ते ले लें मेरे से और करते हैं इसको साथ साथ, और ये भी प्रेजेंटेशन आपको दे देंगे और आपके गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर देंगे। तो ये भी आपके लिए बड़े काम की बात है कि आपने इसे कैसे करना है। अभी बहुत सारी टेक्निकल बातें वो भी आपके साथ होंगी, डायग्राम कैसे बनती है वगैरह वगैरह, ये भी सारी बातें होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ ये क्लियर हो गया है कि टर्म बदलने से पेपर में क्या लिखना है ये बात बदल जाती है। क्यों बच्चों, क्लियर है? तो जी लिख के एंटर कीजिए। और बाकी ये है कि ये टर्म्स आपके पास आ गई हैं, आप इनकी ये वीडियो भी मेरी शेयर हो जाएगी आपके साथ, तो आप वक्तन फ़क्तन देख सकते हैं कि जनाब ये जो है इसमें क्या टर्म यूज़ करेगा एग्जामिनर, तो आपने क्या जवाब देना है। अगर ऐसा है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। मुझे कंफर्म हो गया कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई है। क्लियर जी? अच्छा जनाब, अब चलिए ये बात कर लेते हैं कि हमें ये कोर्स कहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए आपसे ये पूछते हैं, 2 हिस्सों में कोर्स है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले क्या पढ़ेंगे आप? जी शाबाश, क्या सबसे पहले पढ़ेंगे आप? जी शाबाश। व्हाट यू विल राइट लाइक टू लर्न फर्स्ट? जी जैद, जैद बेटे कमेंट्स में लिख दीजिए, यू वुड लाइक टू आस्क समथिंग। जी शाबाश। जी जैद, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी शाबाश। यू में से आप कह सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं क्या कहना चाहते हैं आप। जी, तो तमाम बच्चे कह रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले पढ़ेंगे। क्यों? मैक्रो बिगर एरिया है, माइक्रो स्मॉलर एरिया, स्मॉलर से शुरू करते हैं। तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर कौन सा है देखते हैं। सो विच वन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? द चैप्टर नंबर 2 इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। का मतलब ये है कि ये चैप्टर सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो ये चैप्टर सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई जो है उसे पढ़ेंगे, और इससे डिमांड भी आएगी, सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, और मार्केट इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे। तो 2 चीज़ें हो गई ना, डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट। अच्छा, फिर इससे बिल्कुल रेलेवेंट और बिल्कुल सेम ही है, बल्कि एक ही चैप्टर समझ लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे। बिल्कुल सिमिलर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे।
जब हमें मार्केट की समझ आ जाएगी तो फिर हमें ये समझ आएगी कि सर ने चैप्टर नंबर 1 क्यों छोड़ दिया था, सीधा माइक्रो में क्यों ले गए। भाई माइक्रो से शुरू करना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि मार्केट समझ आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाता है। मैं क्या समझा सकता हूँ यहाँ से, मार्केट इकोनॉमी चैप्टर नंबर 1 की, मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई जब तक मार्केट की समझ नहीं आएगी, डिमांड सप्लाई की समझ नहीं आएगी, मैं बता सकता हूँ मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच डिसीजन आर मेड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। मैंने डिमांड सप्लाई पढ़ाई नहीं तो मैं डेफिनेशन कैसे लिखा दूं? क्या ख्याल है? क्यों जी, समझ आई बात की? क्यों बच्चों? जी शाबाश, बात समझ आ रही है, क्लियर है? क्यों भाई? अच्छा, तो इसलिए चैप्टर 2 और 3, 2 पहले, 3 चूंकि बिल्कुल सेम चैप्टर है इसलिए, और फिर उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे चैप्टर नंबर 1 में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मार्केट के कॉन्सेप्ट, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इस्लामिक इकोनॉमी, ये सारे उससे रिलेट करके पढ़ा देंगे। इस तरह मेरा काम आसान हो जाएगा, आपका भी आसान हो जाएगा। अब कहते हैं जी जिस बंदे को डिमांड एंड सप्लाई आ गई उसको 50% इकोनॉमिस्ट है, वो 50% इकोनॉमिस्ट बन गया बंदा। और जिसको डिमांड एंड सप्लाई की समझ आ गई वो कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर सकता है इकोनॉमिक्स का, कोई भी, चूंकि उसे डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपसे फिर पूछते हैं, ये बताइए कि ये जो पेपर एनालिसिस है इसमें ज्यादा स्कोरिंग के चैप्टर माइक्रो में है या मैक्रो में? जी शाबाश, ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर माइक्रो में है या मैक्रो में? जी शाबाश बच्चों, आप क्या समझते हैं? आपको क्या नजर आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने? इन विच यू फाइंड मोर स्कोरिंग चैप्टर्स, तो आप कहेंगे सर मैक्रो में ज्यादा। ठीक होगी ना बात? मैक्रो में ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तो जब मैं किसी भी तरफ जा सकता हूं और मैं आपकी जगह स्टूडेंट हूं या आप स्टूडेंट मेरे सामने खड़े हैं इस वक्त, तो मुझे ये बताइए कि जब मैं किसी भी तरफ जा सकता हूं तो मुझे अब क्या स्टार्ट करना चाहिए? चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ने के बाद मुझे फौरी तौर पे क्या स्टार्ट कर देना चाहिए? जी शाबाश, क्यों जी? व्हाट आई शुड स्टार्ट फर्स्ट? एनीबॉडी टेल मी? मोहम्मद खलील, मोहम्मद बिलाल, हिना? जी बच्चे, क्या शुरू करें? पहले मैक्रो शुरू कर देते हैं। क्यों? मैक्रो में डायग्राम कम है, नंबर ज्यादा, काम थोड़ा, पैसे ज्यादा। पैसे हमारे नंबर है ना, ठीक है ना? तो हम क्या शुरू कर देंगे? हम वो तो बेटा ज़रूर करेंगे, रमज़ान आ रहा है, ठीक है ना, तलावत बहुत करेंगे इंशाअल्लाह। तो बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर देते हैं। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने की एक और वजह, ये क्या पढ़ा हमने? डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है जी। तो ये क्या है? ये क्या पढ़ा आपने? इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट। ये क्या है? कुछ बात समझ आई? दोनों चीजें आपस में क्या है? रिलेटेड है। दोनों चीजें आपस में क्या है? शाबाश, बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो डायरेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड एंड सप्लाई को मैक्रो इकोनॉमिक्स की एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के साथ मिला दिया। यानी चैप्टर 3 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, मैक्रो फिनिश करनी है। फिर बार बार इधर नहीं, पहले वो फिर वो नहीं, बस एक ही जंप किया है मैंने, ठीक है, कि माइक्रो के बाद, माइक्रो के बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैक्रो पे ले आओ। अब मैक्रो खत्म हो गया, फाइनेंस शुरू हो गया, 12, 13, 14, 15। अब सर ने क्या किया? अब वो ले आए आपको कौन से चैप्टर पे? चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, और ये है मेजर डायग्राम बेस्ड टॉपिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका वेटेज
14%, इसका वेटेज 8%, 6%, दोनों क्या 20% कंबाइन वेट है। टॉपिक अहम है, लेकिन मेन मसला क्या है, मेजर डायग्राम बेस्ड टॉपिक इसके अंदर है, तो इसको आखिर में क्यों रखना चाहते हैं सर भाई? इसकी भी तो कोई वजह होगी ना। क्या ख्याल है बच्चों, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या होगी? जी शाबाश, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह होगी कि मैंने डायग्रामेटिक टॉपिक बाद में ले गया हूं? जी शाबाश बिलाल, यू कैन कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। जी शाबाश बिलाल, जवेरिया, तैयब, जैद, उजैर। जी बच्चों, एंड पे क्यों रखा सर ने? इसकी भी तो कोई वजह होगी ना। क्या ख्याल है जी? तो इसकी वजह सिंपल ये है कि नहीं नहीं, नंबर थोड़े नहीं, नंबर ज़्यादा है, नंबर थोड़े नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब कोर्स वाइंड अप हो रहा हो तो उस वक्त ये डायग्राम बच्चे सीखें। कि अगर मैं शुरू में सिखाता हूँ तो एंड तक बहुत सारी चीज़ें मैक्रो में जाके रेलेवेंट नहीं होती तो भूल जाते हैं, मैक्रो से रेलेवेंट नहीं होती, पेपर से तो रेलेवेंट है तो भूल जाते हैं। और डायग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे हर 3-4 लाइन के बाद एक डायग्राम आ रही होती है, लिहाजा बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए इनको मैंने आखिर में रखा है। और एक और वजह है कि जब मैं इतनी सारी डायग्राम पहले बना चुका हूँगा तो मैं बेस बना चुका हूँगा डायग्राम बनाने की। फिर मैं एक ऐसे चैप्टर में जाऊँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बनानी पड़े, तो मेरे लिए रिलेटिवली ये काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और आपके लिए भी आसान हो जाएगा। क्लियर जी? तो आज के इस लेक्चर में मैंने ये बताया कि हमारे चैप्टर कितने हैं, पेपर का पैटर्न कैसा है, हम लेक्चर को किस तरह पढ़ेंगे, कोर्स को किस तरह रीड करेंगे। आखिरी सवाल का जवाब, लिटरेचर कहाँ से लेंगे, मटेरियल कहाँ से लेंगे, इस पर तफसील से बात कल करूँगा, लेकिन इसका सारा मटेरियल मैंने रखा है एक गूगल क्लासरूम। इस गूगल क्लासरूम को आप इस पासवर्ड के साथ ज्वाइन करेंगे, ये पासवर्ड मैंने बड़ा करके लिखा है, आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर इसके ऊपर मैं बात करूँगा पेपर, इसके कोर्स के हवाले से, इसके मटेरियल के हवाले से कल आपके साथ। और कुछ जो स्टूडेंट आज रिज़ल्ट की वजह से नहीं आए, इंशाल्लाह वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पर आप बच्चों के कमेंट्स को लेते हुए कि आज का चैप्टर, आपका आज का लेक्चर आपको कितना समझ आया है, ठीक है, इसको कमेंट्स करते हुए आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स कर सकते हैं ऑन योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम 1 to 100% ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? तो मोहम्मद बिलाल कह रहे हैं ज़बरदस्त है, मुस्तफ़ा कह रहे हैं क्लियर है और समझ आ गया है, तैयब, ज़ीशान, बाकी बच्चे भी 1 to 100% रैंक भी कर सकते हैं आप इसको, शाबाश जी। प्लीज़ जी, उज़ैर, उबैद, आई एम वेटिंग फॉर यू टू एंड अप द क्लास। So Abdul Zabur, 95%, 100% is a good feedback. Thank you very much. So see you inshallah tomorrow. I will discuss